नमस्कार। आईएनडी स्पेशल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग कर तमाम नेता और आमजन सबको क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश ये दे रहे हैं कि रोज यदि आप योग करते हैं तो स्वस्थ तन के साथ स्वस्थ मन का भी निर्माण होता है। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। वहीं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की कि अब मध्य प्रदेश में योग आयोग बनेगा। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग किया, दुनिया को बताया कि हमारा दिन योग के साथ शुरू होना चाहिए। सीएम शिवराज ने योग कर लोगों से अपील की कि आप भी योग करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। प्रदेश के स्कूलों में योग की शिक्षा दी जाएगी, ये कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। वहीं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी सेंट्रल जेल पहुंचे, वहां पर कैदियों के साथ उन्होंने योग किया। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की मूल धारणा रही है। पीएम मोदी ने आज उसको वैश्विक अवधारणा बना दिया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं तमाम हस्तियों का संबोधन। आज योग दिवस पर क्या कुछ रहा जनता के लिए, ये सुनवाते हैं आपको। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव। आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि हम मध्य प्रदेश में योग आयोग बना रहे हैं। योग आयोग बनेगा इसकी तैयारी करनी है और स्कूलों में भी योग की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। भारतीय संस्कृति की मूल धारणा दी जाए। आज मोदी जी ने उसे वैश्विक अवधारणा बनाया। हम प्रारंभ से सुनते रहते थे योग रखे निरोग। योग एक ऐसी धारणा जो मानवता के लिए योग जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बनाने की ओर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लिया। आज विश्व के अंदर ये भारत का मंत्र योग बन करके लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के लिए बेहतर जीवन जीने के लिए एक कला बन के, एक साधना बन के आज सबके सामने आया है। तो प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस योग को वैश्विक योग बना दिया। तो आज विश्व योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जिस तरह से हमने सभी नेताओं का संबोधन भी सुना, चलिए अब कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। योग दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी योग किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। 4 तस्वीरों के माध्यम से देखिए। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान योग करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्होंने योग किया। तीसरी तस्वीर देखिए, गृह एवं जेल मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। चौथी तस्वीर में बीजेपी मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा योग करते हुए नजर आ रहे हैं। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और देश विदेश पे योग दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है।
4 अलग अलग तस्वीरें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सभी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो योग आखिर आपको क्यों करना चाहिए और रोजाना योग से आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव होते हैं, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और आप तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे साथ 3 एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर भुवनेश गर्ग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चिकित्सक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर मनोज शर्मा जी आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, आप योग विशेषज्ञ हैं, तो ये बात जनता को बताइए कि रोजाना योग करने से वो कौन से मूल फायदे हैं जो होते हैं लोगों को, और योग कितनी उम्र से लोगों को शुरू कर देना चाहिए, मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए भी योग कितना सुलभ है? जी मनोज शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है जी। जैसा कि आपने बताया कि योग आवश्यक क्यों है जी, तो अभी ये 8वां हमारा इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया है। इसमें एक मोनो था कि शांति एवं सामंजस्य के लिए योग। तो शांति का मतलब ये होता है कि जो हम वर्तमान में अपना जीवनचर्या है या हम ऑफिशियल काम कर रहे हैं या किसी भी कार्य में लगे हुए हैं, तो इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से कार्य को कैसे कर सकते हैं। जैसे कई बार व्यापारी होते हैं, उनको नुकसान हो गया बहुत ज्यादा या व्यापार अच्छी नहीं चला तो उनको एक तनाव हो जाता है। तनाव की वजह से कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य पर स्ट्रेस का बड़ा प्रभाव पड़ता है और तनाव की वजह से हमें सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कभी भूख नहीं लगती है, कभी इमोशन क्लियर नहीं होते हैं, जैसे पेट की बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। गैस्ट्रिक समस्याओं के हो जाने की वजह से हमें डायबिटीज, शुगर और अन्य बीमारियां का भी सामना करना पड़ता है। तो जो शांति के लिए कहा गया है, तो शांति इस प्रकार की है कि हम लोगों को जो वर्तमान कार्य उसको कार्य को हम अच्छा बेहतर किस प्रकार से कर सकते हैं। सामंजस्य का मतलब ये होता है कि हमें सामंजस्य अपने कार्य को तालमेल को बनाना है। जैसा कि हमारे ऑफिस में बहुत सारे काम है और हमें काम के प्रति घर का भी काम है, पारिवारिक भी कार्य है, इस पर हमारा मानसिक संतुलन किस प्रकार से बना रहे, परिवार से भी एवं अपने कार्य से भी। इसके लिए सामंजस्य के लिए योग में महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग का वर्णन किया है। इन अष्टांग योगों में से आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंध मुद्रा, इनके बहुत सारे अंग हैं और ये ऐसे आसन भी कई प्रकार के हैं, प्राणायाम भी बहुत प्रकार के हैं, पर इनमें से केवल जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी और लाभदायक उन आसनों का अभ्यास हम लोग करके और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हम अपने शरीर की कार्य क्षमता को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं, जिससे कि जब भी हम अपना कोई कार्य करते हैं वो स्वस्थ मन से करें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ मन से करेंगे तो हमारा कार्य निश्चित रूप से बहुत बढ़िया होगा और हमारे कार्य में एनर्जी रहेगी। मूलतः हम लोग आते हैं ऑफिस से तो कहीं सिर दर्द होता है, कहीं गर्दन में दर्द होता है, कहीं बैक पेन होता है या कहीं थकावट लगने लगती है। इसके बाद हम रेस्ट करते हैं या इतनी आलस लगती है कि हम कहीं जाने की या कुछ नया कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। तो इसके लिए योग है कि हम अपने योग को नियमित दिनचर्या में, बिल्कुल नियमित दिनचर्या में इसे हमें शामिल करना चाहिए। डॉक्टर मनोज शर्मा जी, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगा। हम रुख करते हैं डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी का। भुवनेश गर्ग साहब, एलोपैथी और फिर अगर हम योग की तरफ देखें सर, तो एक योग की दिनचर्या जिसे अब दुनिया भी स्वीकार कर रही है, लगातार लोग मेडिटेशन से जुड़ते जा रहे हैं, आम जिंदगी में योग का कितना महत्व है? और खासतौर से अगर हम इन व्यस्तताओं की बात करें जिस लाइफ शेड्यूल में रोज हमें जूझना पड़ता है। देखिए विवेक, सबसे पहली बात तो ये है कि योग अनादि काल से हमारे भारत देश का सनातन पंथ का एक बहुत ज्यादा विस्तृत फैलाव रहा है, जिसमें लोगों को तंदुरुस्त रखने का, चुरुस्त दुरुस्त रखने का, उनके मानसिक शारीरिक सारी क्रियाओं को ताकतवर बनाने की प्रक्रियाएं सुझाई गई हैं। ये बहुत समय से है। इसके हम विभिन्न प्रकारों की बात करें तो जो वॉक योगा, टॉक योगा, लाफ योगा, संगीत योगा,
और अभी कुछ समय से बाबा योगा, पॉलिटिकल राजनीतिक योगा, ये बहुत सारी बाजारू योगा, ये बहुत सारी चीजें ऐड हो गई हैं। तो मैं यहाँ बात करूंगा कि आज विश्व संगीत दिवस भी है। आप संगीत के साथ अपने योग को जोड़िए। आपने 40-50 साल की उम्र तक भोगा है, अब आपके सामने योग करने का। इसको योग का मतलब प्लस नहीं है, योग का मतलब है तप, तपस्या, अपने सारी इंद्रियों को ताकतवर बनाने का, अपने एक एक क्रिया को मजबूत बनाने का। और उसके साथ ये जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि बाबा योगा या पॉलिटिकल योगा की एक बाबा जी बैठेंगे, उनके साथ की सीट 50,000 रुपए में बिकेगी, ये पॉलिटिकल योगा है जो हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, जो अनादिकाल के योग को कुछ लोगों ने अपने नाम से दे दिया है। मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन बाजारू योगा कि आप योगा मैट खरीदने चले गए, कपड़े खरीदने चले गए, टॉवल खरीदने चले गए, पानी खरीदने चले गए, ये एक अलग तरह का बाजार चल रहा है योगा को लेकर, जिसकी एक अलग अपनी व्याख्या चल रही है। मेरा मानना है कि योग आपके सुबह उठने से शुरू होता है। बिस्तर में बैठिए, 5 मिनट ध्यान लगाइए, दिन भर के लिए भगवान से अच्छी अच्छी बातें कीजिए कि आज मेरा दिन अच्छा गुजरे, गहरी गहरी सांस लीजिए खुले में। यह आपका एक तरह का योगा हो जिसमें आपकी चेस्ट की एक्सरसाइज हो रही है, सूर्य नमस्कार जिसमें आपकी पूरी प्रक्रियाएं हो रही हैं। आप संगीत सुनते हैं तो संगीत के साथ अपने आप को आप योगा में ढाल सकते हैं, ये संगीत योगा है। आप वॉक करते हैं तो आप वॉक के साथ अपने आप को योग में डाल सकते हैं, ये वॉक योगा है। तो बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो 40-50 साल की उम्र में लोगों को करना चाहिए। और बहुत सीधी सी बात है, मेरे साथी विशेषज्ञ भी बताएंगे कि अगर आप किसी तरह से अपने तनाव को दूर कर सकते हैं तो वो मानसिक योगा है, वो शांति योगा है, वो एक तरह का ऐसा योग है जिसमें आपको बहुत सारी विधाओं से, बहुत सारे तनाव से, बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है, आपको रास्ता दिख सकता है। मैं अपना एक वाक्य सुनाने की कोशिश करूं तो कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद योग केंद्र है, उनका एक ध्यान केंद्र है। मैं जब मेडिकल में पढ़ता था तो मैं एक बार वहां गया था और मैं उनके उस कमरे में बैठकर लिटरली सो गया था। वहां पर इतना अद्भुत माहौल था और मेरे बहुत सारे तनाव दूर हुए थे, मुझे बहुत सारे रास्ते सुझाव दिए थे। तो योगा की महत्ता अपरंपार है और ये अनादिकाल से है। इसको किसी बाबा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इसको बाजार से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इसको पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मेरा मानना है कि सब लोगों को अपनी व्यवस्थाओं में इसके पीछे ना भागते हुए अपनी व्यवस्थाओं में जो संभव हो सके वो संगीत योगा से लेके, वॉक योगा से लेके, डाक योगा से लेके सब करना चाहिए। बिल्कुल, और मैं इस पे और भी आपसे चर्चा करूंगा भुवनेश गर्ग साहब, क्योंकि आपने एक बड़ी ही अच्छी बात कही है कि इसको बाजार से नहीं जोड़ना चाहिए। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी से जुड़ते हैं, मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं आप। तिवारी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं मेडिटेशन का आज के हमारे दौर में कितना योगदान है, और सर मेडिटेशन किस तरह से हमारे तनाव को और जो भी गंभीरता है जिसे मानव उतना कहेंगे कि सहर्ष स्वीकार नहीं कर पा रहा है। बहुत जो पहले कहते थे लोग बड़े जुझारू होते थे, अब बड़ा पेशेंस खोते जा रहे हैं। इस पर थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। देखिए, जैसे हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है जी, और इसमें जो जीवन के अस्तित्व के लिए हमारा लगातार संघर्ष बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है जी। आपके दायित्व ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपके पास समय कम होता है, आपको उपलब्धियां ज्यादा चाहिए। इस तरह की जिस सोच के साथ हमारा जो समाज है जो आगे चल रहा है उसमें तनाव का बढ़ना स्वाभाविक है। हम अगर आज से करीब 30 साल पहले, 35 साल पहले देखते हैं 80 के दशक में, उस समय लोगों के पास तनाव नहीं था, वस्तुओं का अभाव था, पैसे का अभाव था, लेकिन लोगों के जीवन में पहले तनाव नहीं था। लेकिन जब एक आधुनिक अर्थव्यवस्था आती है, समाज का पूरा पैटर्न बदलता है, तो तनाव आना स्वाभाविक है। तो जो हमारी जीवन शैली बनी है, वो पहली बात हर व्यक्ति को ये बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है कि हम एक स्ट्रेसफुल सोसाइटी में रहते हैं जी। क्योंकि जो भी है वह तनाव के बिना संभव नहीं है। अब अगर तनाव है तो उसका समाधान क्या हो सकता है? एक तो देखिए, हम योग के 3 क्रियात्मक पक्ष अगर हम देखें जी। एक है आपका जो शारीरिक स्तर पर आप जो योगासन करते हैं, दूसरा प्राणायाम है जो श्वास के स्तर पर जाता है, और तीसरा जो है माइंड के स्तर पर जो चीजें की जाती हैं मेंटल लेवल पर, वो आपका मेडिटेशन है। मन की क्रियाओं से शरीर की क्रियाओं का बहुत गहरा संबंध है। अगर मन में आपके विचार उत्तेजना है तो आप देखेंगे कि आपके हृदय की गति तेज है जी। आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, या ऐसी स्ट्रेसफुल कोई सिचुएशन अचानक क्रिएट होती है तो आप उसमें तनाव में आपके पूरे शरीर की जो अव्यवस्था है आंतरिक, वो जन्म ले जाती है जी। और तनाव का उस समय तो जो तात्कालिक प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, लेकिन उसका बहुत गहरे तक एक प्रभाव
अंकित हो जाता है और उसका प्रभाव आपके जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके क्रियाओं पर पड़ता है। मेंटल जो आपकी जो ब्रेन वेव्स पैटर्न है उन पर भी पड़ता है। या जिस लेवल पर आप काम कर रहे हो, तो पहली जरूरत यह है कि हम मन को कैसे शांत करें। देखिए मन आज ध्यान की इतनी अच्छी अच्छी पद्धतियां उपलब्ध हैं जिसमें कोई जरूर नहीं कि आप किसी देवी देवता का नाम लें, किसी की भक्ति करें या किसी गुरु की भक्ति करें। आपको सिर्फ मन के उस क्रिया को करने का तरीका आना चाहिए कि हमारा मन कैसे शांत हो सकता है। अगर मन शांत हो गया तो शरीर को विश्राम मिला, मतलब माइंड को रेस्ट मिला तो बॉडी को रेस्ट मिला। बॉडी को रेस्ट मिला तो क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आपके जो इंटरनल ऑर्गन हैं बॉडी के वो बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। एक तरह से हम ये जो योग की प्रक्रियाएं हैं ये हमारे शरीर को रिवाइटलाइज करती हैं। तो हम जितना ज्यादा हम इसको, और ध्यान के लिए मुश्किल से 10 से 15 मिनट आप प्रतिदिन समय दे दे सुबह और शाम, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आता है। मैंने मध्य प्रदेश के कुछ आपके भोपाल के बहुत सीनियर आईएएस लोगों को मैंने मेडिटेशन सिखाया है। वो हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े चक्कर लगा रहे थे, काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने किया तो उनके इतने अच्छे परिणाम आए कि उन्होंने दूसरे लोगों को कहना शुरू कर दिया कि भाई आप इनसे मेडिटेशन सीख लीजिए। तो हमारा ये कहना है कि आप सही टीचर जो आपको सही प्रक्रिया दे सके। देखिए आजकल मार्केटिंग का बहुत बड़ा जमाना है, तो जो वास्तविक टीचर हैं वो आपको मिलेंगे नहीं बाजार में। मैं बिल्कुल इसी विषय पे मैं और भी आपसे चर्चा करूंगा सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी से एक बार फिर से जुड़ते हैं। मनोज शर्मा जी, मैं बच्चों के योगा के बारे में आपसे जानना चाहूंगा सर। बच्चों को कौन से योगा करने चाहिए, मतलब जो विद्यार्थी हैं उनके लिए खास तौर पर? बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उनके शारीरिक और बौद्धिक जो विकास होता है, मानसिक विकास, उस समय ही उनका विशेष तौर से इस उम्र में होता है। तो उनके लिए प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास और सूक्ष्म व्यायाम और कुछ ऐसे अभ्यास है जैसे वज्रासन है और सूर्य नमस्कार है, ऐसे हल्के फुल्के लेटने वाले अभ्यासों का उनको नियमित अभ्यास करना चाहिए ताकि उनका शारीरिक विकास हो। और प्राणायाम पे विशेष जोर देना चाहिए क्योंकि प्राणायाम करने से हमारे ब्लड में SpO2 और O2 बहुत अच्छा मेंटेन रहता है और ब्लड ही हमारा एक पूरे शरीर के माध्यम से पूरा पोषण आहार जो है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ब्लड ही सप्लाई करती है। इसके लिए हम सूर्यभेदी प्राणायाम का, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास बच्चों को कराते हैं जी। और अगर बच्चे की आयु ज्यादा है थोड़ा सा तो उसको भस्त्रिका प्राणायाम और अन्य भी उनको अभ्यास करा सकते हैं। हाइट बेसिकली किसी बढ़ने के लिए समस्या रहती है तो उनको लिए खड़े होने वाले जो आसनों के कुछ अभ्यास की 2-3 श्रृंखला है जी। उन अभ्यास को कराना चाहिए, जैसे ताड़ासन का अभ्यास है, अर्धचक्रासन का अभ्यास है। इन अभ्यासों को करने से थोड़ा सा शरीर में पूरे स्ट्रेचिंग होती है जी। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी होता है और हमारे जॉइंट भी अच्छे मजबूत होते हैं जी। ऐसे ही बैठने और लेटने वाले आसनों की लगभग ये 16-17 आसन होते हैं जी। जो कि 20-25 मिनट में करके प्राणायाम, ध्यान एवं सेटिंग पोजीशन कुछ है, खड़े होने के आसन है, कुछ बैठने के आसन है, कुछ पेट बल के लेटने के आसन है, ऐसे भुजंगासन का अभ्यास, शलभासन का अभ्यास जी। ऐसे बहुत सारे आसन है जो कराने से उनके स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और उनके शारीरिक विकास भी होगा और विशेष तौर से मानसिक विकास भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही मनोज शर्मा जी। हम भुवनेश्वर गर्ग जी का रुख करते हैं। सर, मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आप चर्चा कर रहे थे कि योग का जिस तरह से बाजारवाद में इस्तेमाल किया जा रहा है, एक वो योग, और एक आपने बताया जो पतंजलि योग सालों से, सदियों से चला आ रहा है, पूरी दुनिया ने देखा हमारे योग को। इन दोनों में ये एक महत्वपूर्ण बात है, इन दोनों के बीच के एक अंतर को जरूर बताइए सर आप। जी गर्ग साहब, गर्ग साहब हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए हम लक्ष्मी नारायण तिवारी जी का रुख करते हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सर आपकी बात को ही अब कंटिन्यू करना चाहेंगे जो आपने बताया था कि मेडिटेशन यदि प्रातः काल और शाम के समय, 2 समय 10-10 मिनट भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे लिए ये बड़ा लाभदायक है। जी लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, ये आपसे सवाल है मेरा। हेलो जी लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आप बोल सकते हैं। तो लक्ष्मी नारायण तिवारी जी का हमारे से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है।
भुवनेश गर्ग, डॉक्टर भुवनेश गर्ग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, जो आपका सवाल था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो बात आपने कही थी कि बाजारवाद किस तरह से इस योग का फैलाया जा रहा है। जी विवेक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। विवेक, मैंने यही कहा कि दोनों नाम आपने खुद ले दिए कि जो आप पतंजलि की बात कर रहे हैं, तो बाजार योगा को तो उसी आदमी ने शुरू किया। उस आदमी के पहले सैकड़ों हजारों साल से योगा की प्रक्रियाएं हमारे देश में स्थापित थी, विस्थापित थी, और सब लोग उसके ऊपर पूरा मैंने योग ऋषि पतंजलि जी की बात कही थी, जो सदियों से योग चला आ रहा है। जी, हमारे सैकड़ों साल से हमारे देश की सनातन पद्धति की योग प्रक्रियाओं के परम गुरु रहे हैं, और उन्होंने जितना भी इस चीज को आगे फैलाया था, ये अब मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल में बहुत तेजी से आगे आ रहा है। भले ही इसका बाजारीकरण हो गया हो, तो इसके बाद भी मेरा मानना है कि लोगों को शुभ जागृत होना चाहिए। उन्हें इसके पीछे नहीं भागना चाहिए कि हमको स्टेडियम में बाबा के बगल में सीट मिलेगी या सीएम के बगल में सीट मिलेगी, पैसा खर्च करके हमारा योगा बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये बाजार है। हमें अपने अपने घरों में, अपनी अपनी व्यवस्थाओं में, मेरा मानना है कि आप अगर सुबह अपने घर में या अपने घर के आसपास हरी हरी धूप पर चलते हैं, तो वो भी एक तरह का बहुत बड़ा योगा है, क्योंकि 70% ब्रेन हमारे पैरों की चमड़ी से, सोल की चमड़ी से वो होता है और उसको ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि बिल्कुल दिखावे में ना आए, बाजार के उसमें ना आए, अपनी शुभ एनर्जी से जितना कर सकते हैं खुले में घूमिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, सूर्य नमस्कार की प्रक्रियाएं हैं जो आज सब जगह जाहिर हैं, उनको कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने तनाव को दूर करने के लिए ये सर्वोत्तम साधन है। हम हमारे सारे मरीजों को भी समझाते हैं, और इसकी प्रक्रिया है कि जब आप योग करने बैठते हैं, मेडिटेशन ध्यान लगाने बैठते हैं, तो आप ध्यान करेंगे कि धीरे धीरे आपकी शरीर की क्रियाएं, खासतौर से आपकी पल्स रेट, आपकी सांस लेने की गति नॉर्मल होने लगती है। आपका इसमें ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, आपका इसमें डायबिटीज का लेवल कम हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं जिसके ऊपर लोगों को ध्यान देना चाहिए। बाजार के पीछे नहीं भागना चाहिए, दिखावे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप जैसे हैं, जिसमें हैं, उसमें अपने आप को खुश रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब बताई, और बड़े ही आसान शब्दों में आपने बताया है। लक्ष्मी नारायण जी का रुख करते हैं। सर, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। मेडिटेशन की जो बात आप कह रहे थे सर, उसी को कंटिन्यू कीजिए कि इस बिजी शेड्यूल में से मेडिटेशन के लिए हम थोड़ा वक्त कैसे निकाल सकते हैं। इसमें तो देखिए, वक्त निकालने के लिए तो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए सुबह अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो कम से कम फ्रेश जरूर हो लें और बिस्तर में ही बैठ जाएं। बिस्तर में भी बैठ करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा नहाने के और मेडिटेशन करने के उसमें थोड़ा टाइम का, एक 5 मिनट 10 मिनट का अंतर देना होता है। इसके बाद आप नहा धो करके, या नहा धो करके करना चाहें तो नहा धो करके भी आप तुरंत उसमें सिर्फ जरूरी ये होता है कि आपका पेट खाली हो, भरा हुआ नहीं हो। अब शाम में क्या होता है, शाम में रात का खाना खाने से पहले आप मेडिटेशन कर लीजिए। शाम में अगर थोड़ा भूख लगी है और मेडिटेशन करना है तो उसके पहले 2 बिस्किट वगैरह जो भी आप कुछ ले सकते हैं वो ले लीजिए, ताकि भूख आपके ध्यान में आपको कोई व्यवधान पैदा नहीं करे, आपका मन उधर नहीं जाए। एक अनुकूल परिस्थितियां मेडिटेशन के लिए पैदा करनी होती हैं। और मेडिटेशन के बाद में एक चीज मैं और आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। लोगों के मन के अंदर एक धारणा बैठ गई है, मेडिटेशन माने कंसंट्रेशन। मैं हमेशा उस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कंसंट्रेशन आपका परिणाम हो सकता है, ध्यान की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। ध्यान का सीधा सीधा अर्थ यही है जहाँ आपका मन शांत हो जाए, और मन शांत करने के कुछ तरीके होते हैं। आप सीधे किसी से जाकर के नहीं सीख सकते हैं, है ना। या फिर ये जिस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग ध्यान के, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बल्कि मुझे एक ऐसे ध्यान शिक्षक मिले जो पीएचडी थे योग में, तो उन्होंने ध्यान की बात की, तो जिस प्रक्रिया की उन्होंने बात की, तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये क्या प्रक्रिया, और संयोग बस उस प्रक्रिया का मैं मास्टर हूँ, तो वो उसके बारे में सही परिणाम नहीं बतला पाए। इसलिए आप वास्तविक व्यक्ति से ध्यान सीखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों ने जनता तक पहुंचाई है, और निश्चित तौर पर ये सामान्य उन लोगों के लिए भी बहुत मददगार साबित होगी जो लोग योग थोड़ा बहुत जानते तो हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रहे। थोड़ा टाइम निकालिए, योग अवश्य कीजिए, ये आपके लिए बहुत बहुत
बहुत फायदेमंद है। इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।